जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हीर अहमद है। जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपना ASP डॉट नेट लेगेसी फ्रेमवर्क के साथ मास्टर पेज और कंटेंट पेज को देखा था। आज उसी से आगे हम करंट ऑपरेशन में जाएंगे जिसमें हम डेटाबेस के साथ डाटा इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट करेंगे। ये जो सारा हमने काम करना है इसकी हम अब इम्प्लीमेंटेशन तो करेंगे, लेकिन आपको पता होगा जब भी हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो एक लोकल डीबी हमारे साथ इंस्टॉल हो जाता है जो कि हमने इसके अंदर देखा था। तो सबसे पहले हम जाके लोकल डीबी को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट CMD के थ्रू ओपन करेंगे और जाके हम SQL लोकल डीबी आई लिखेंगे तो हमारे पास MS SQL लोकल डीबी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि लोकल डीबी हमारे पास फिलहाल इंस्टॉल्ड है। नाउ सेकंड स्टेप, ये हमारे पास सर्वर का नेम है। तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले सिंपल एक वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम ASP.NET का वेब प्रोजेक्ट को बनाएंगे जो कि .NET फ्रेम के साथ है, दिस वन। देन क्लिक नेक्स्ट। प्रोजेक्ट का नाम हम चेंज नहीं करेंगे, वेब एप्लीकेशन 2 ही रहने देंगे और इसको हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारे पास एम्प्टी एंड देन क्रिएट। तो जो ही हमने ये बनाया तो हमारे पास यहाँ पर एक वेब प्रोजेक्ट आ गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, यहाँ पर हमारे पास सर्वर एक्सप्लोरर है। इस सर्वर एक्सप्लोरर को जब मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास दो डेटाबेस के कनेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं। ये हमने बड़ा डिटेल में देखा था हम किस तरह बनाएंगे। तो अगर मैं राइट क्लिक करूँ, ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे एक सर्वर नेम चाहिए। सर्वर नेम जो हमारे पास है वो लोकल डीबी का ये वाला सर्वर नेम है। इसको जाके मैं सिंपली अगर टेस्ट कनेक्शन करता हूँ तो कनेक्शन सक्सीड आता है। तो यहाँ पर मैं एक डेटाबेस का नाम दे सकता हूँ, जैसे टेस्ट अंडरस्कोर, हम बल्कि वेब ऐप अंडरस्कोर टेस्ट के नाम का एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो वेब ऐप अंडरस्कोर टेस्ट के नाम का हम एक डेटाबेस बनाएंगे और यही डेटाबेस हमारे पास आगे यूज होगा। तो इसको मैं सिंपली ओके करूंगा तो मेरे पास एक थर्ड कनेक्शन बन जाएगा। फर्स्ट टाइम डेटाबेस बनाने पे आपको ये कहेगा कि वुड यू लाइक अटेम्प्ट टू क्रिएट इट, बिकॉज ये डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप सिंपली इस पे यस पे क्लिक कर देंगे। जो ही आप इसको यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक डेटाबेस विजिबल हो जाएगा। कुछ टेबल्स होंगे और यहाँ पर आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। नाउ फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट अ टेबल। राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे और जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर वाली साइड के ऊपर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा GUI, जहाँ पर आप टेबल बना सकते हो। नीचे यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट आ रही होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टूडेंट की ID रख लेते हैं और इसको हम इंटीजर ही देते हैं। अगले में हम स्टूडेंट का नेम रखते हैं और एक में हम स्टूडेंट का क्लास रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें हम इसको वारचार कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको वारचार कर देते हैं। फर्स्ट वाला जो आईडी है इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं तो इस पर राइट क्लिक करके इसकी हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को हम यहाँ से ट्रू कर देंगे। नाउ अब ये हमारे पास प्राइमरी कीज आइडेंटिटी ट्रू हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके पास आईडीज जनरेट होंगी। नाउ टेबल का नाम रखने के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ से जाके टेबल का नाम रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ SGD, बल्कि सॉरी TBL अंडरस्कोर SGD, इनके स्टूडेंट। कंट्रोल
एस दबाएंगे तो ये आपसे स्क्रिप्ट सेव करने का कहेगा, आपके पास टेबल क्रिएट नहीं होगा। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपके पास अपडेट डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जो ही आप अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे सो आपके पास एक प्रीव्यू खुलेगा और यहाँ से आपने अपडेट डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। कुछ प्रोसेसिंग के बाद आपके पास यहाँ पर एक टेबल बन जाएगा। सो अपडेट कमांड सक्सेसफुली, टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमने देख लिया कि हमारे पास एक टेबल क्रिएट होके आ चुका है। अब इसी का हमें एक फॉर्म बनाना है, देन इसके ऊपर हमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। नाउ इसको मैंने यहाँ से बंद किया, इसको मैंने इधर ही रखा। अब यहाँ पर मैं आके सिंपल एक कंटेंट पेज बनाऊंगा। ऐड पे क्लिक करेंगे, न्यू आइटम पे जाएंगे, यहाँ से हमारे पास वेब फॉर्म 1, तो इसका नाम हम रख देते हैं CRUD, CRUD ऑपरेशन जो है ना, CRUD.ASPX। ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्म है। अब इस फॉर्म की जगह हम यूज करना चाह रहे हैं बूटस्ट्रैप, कि बूटस्ट्रैप के थ्रू ये फॉर्म क्रिएट हो और ये हमारे पास बन जाए। सो आपको जैसे पता होगा कि बूटस्ट्रैप एक वेब डिजाइनिंग का फ्रेमवर्क है जहां पर हम CSS और JS को इंपोर्ट करके एक बेहतर स्टाइल बना सकते हैं, एक बेहतर डिजाइन बना सकते हैं। सो अभी हम जरा बूटस्ट्रैप को देखते हैं। सो बूटस्ट्रैप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें बूटस्ट्रैप को लिंक करना है। तो यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ अपने पेज का, CRUD ऑपरेशंस। नाउ गूगल क्रोम में जाके सिंपली हम यहाँ पर गूगल में जाके अपनी बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं। सो यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिखते हैं हम और फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। जो ही बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर इसको लिंक करने के लिए आपके पास सीडियंस दिए गए होंगे। सो अगर हम देखें यहाँ पे ये इंक्लूड वाया CDN, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक आपके पास JS की CDN है और एक आपके पास CSS का है। यहाँ पर CSS और यहाँ पर हमारे पास JS, इन दोनों को हम अपने हेड टैग में ऐड कर लेते हैं। तो सिर्फ कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे, हेड टैग के अंदर इसको ऐड करेंगे, इसी तरह हम इसको कॉपी करेंगे और इसके हेड टैग में ऐड करेंगे। सो बेसिक बूटस्ट्रैप हमारे पास लिंक्ड हो गई है। अब हमने क्या करना है, सिंपली एक डिज़ाइन को टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो ये जिस तरह का आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है UL का, इसको सिंपल कॉपी करते हैं और अपने फॉर्म टैग के अंदर पेस्ट कर देते हैं। नाउ रन दिस पेज। तो हमारा फॉर्म अब रन हो गया है। सो अब हम इसको सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। सो ये देखें, बूटस्ट्रैप की वजह से आपके पास ये कम्प्लीटली एक छोटे से कोड से हमारे पास काम हो रहा है। सो इसको हम बंद करते हैं और अब बेशक इसको डिलीट कर दें क्योंकि यहाँ पर हमने अपने फॉर्म की डिज़ाइनिंग करनी है। सो ये हमारे पास फॉर्म टैग आ गया। अगर हम यहाँ पर जाके बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम देखें तो मैं यहाँ से इमेजेस में जाऊँ तो ये कुछ बूटस्ट्रैप का एक ग्रिड सिस्टम है। सो इस ग्रिड सिस्टम के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ डिवीजन हुई हुई है स्पैन के ऊपर और रो और कॉलम्स के ऊपर, ये ज़्यादा हमारे पास सूटेबल है। सो इसके अंदर अगर आप देखें आपके पास कॉलम 3 फिर कॉलम 4, सो एक लाइन एक रो के अंदर 12 की डिस्ट्रीब्यूशन है। सो उसको अपने लिहाज से आप कर सकते हैं। तो फटाफट मैं कॉपी पेस्ट करके एक छोटा सा अपना वेब फॉर्म बनाता हूँ। सो ये एक सिंपल सा हमने बूटस्ट्रैप का ऑपरेशन बना लिया जिसके अंदर हमने एक कंटेनर लगाया, एक रो लगाई, इसके अंदर हम एक अपने जिस हमारे पास डेटाबेस में नेम और क्लास है वो रखेंगे और एक में बटन लगा देते हैं। तो इसके अगर मैं डिज़ाइन में जाऊं तो इस तरह का एक अभी हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि एक बूटस्ट्रैप बेस्ड स्ट्रक्चर बन गया है। अब सिंपली हम यहाँ से बटन और डिफरेंट चीज़ें लगाएंगे और उसको हम यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर हमने ये जो 6 का एक
बनाया, तो यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। तो सिंपली यहाँ से हम जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं txt नेम। अब एक्चुअल में इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास लगाना। तो यहाँ पर एक इसकी प्रॉपर्टी है css क्लास इज इक्वल टू, और क्लास का हमने नाम देना फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म डैश कंट्रोल, प्लस आप यहाँ पर प्लेस होल्डर एक लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर जो कि HTML5 का हमारे पास आता है, और यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर नेम। सो ये सिंपली हमारे पास आ गया। इसी तरह हमें इसी को हम कॉपी करेंगे और एक 6 वाले कॉलम के अंदर हम जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसका नाम रख देते हैं txt क्लास, और सिंपली यहाँ पर आके हम एंटर क्लास रख देते हैं। इसी तरह हम एक बटन चाहिए जिसके ऊपर हमने एक्चुअल अपना क्लिक इवेंट्स बनाना है, तो वो हमारे पास इस वाले डिवीजन के अंदर आएगा। तो सिंपल यहाँ से हम टूल बार से एक बटन को ड्रैग ड्रॉप करेंगे। ये बटन मैंने यहाँ पर रखा। सिंपली इसका मैं यहाँ पर करूँगा btn अंडरस्कोर btn हम कर देते हैं सबमिट, ठीक है, बल्कि btn ऐड लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें उसकी समझना आसान हो। इसके बाद हमें बटन के साथ यहाँ पर हम ऐड रखेंगे और सिंपली यहाँ पर अब CSS से क्लास लगाएंगे हमारे पास, जो कि बटन के लिए होगी, जिसका नाम होगा btn स्पेस btn डैश प्राइमरी। सो यहाँ पर हमारे पास ये सिंपली एक काम हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया। अब इसको एक दफ़ा रन करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। सो ये यहाँ पर अभी हमारे पास रन हो रहा है। तो देखेंगे बड़ा अच्छा बेसिक सा बूटस्ट्रैप का रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हमारे पास बन गया है। अगर आप इसको करेंगे तो रिस्पॉन्सिवनेस अपने आप को शो कर रहा है। अब अगर हम अपने इस बेसिक कोड को देखें तो ये एक्चुअल के अंदर रिफ्रेश हो रहा है, इस पर भी कोई वैलिडेशन नहीं लगी हुई। सो अगर आप चाहते हैं इस पर वैलिडेशन लगाएं तो जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के बजाय हमें डॉट नेट अपनी वैलिडेशन की सहूलत फराहम करता है। सो हम एक काम करते हैं, इस डिव के बाद एक br लगा देते हैं ताकि हमारे पास ये ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से शो हो। आई थिंक इसको हम बंद करके दोबारा ऑन करते हैं और ये एक्चुअल के अंदर हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं डिफरेंट तरीके से। ओके, ये भी नेक्स्ट लाइन में नहीं गया, इसको एक मिनट जरा दोबारा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर br इस वजह से काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने ये 6 और 6 का पार्टीशन की हुई है। सो अगर ये मैं आपको थोड़ा समझाऊँ, 6x6 की पार्टीशन इस तरह हुई है कि एक्चुअली हमारे पास 12 की ग्रिड है और हमने 6 और 6 किया, तो 6 + 6 12 हो गए, तो ये इस तरह की एक पार्टीशन आ रही है। तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। तो इसके बाद अगर हम br लगा भी रहे हैं तो एक्चुअल में br इसके बाद यूज़ हो रही है, एक्चुअल हमें इस तरह नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अभी हम डिज़ाइन को ज़्यादा नहीं छेड़ते, अभी हम आगे चलते हैं। अब हमने अगर वैलिडेशन लगानी है फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स के आगे, सो अभी हमारे पास अगर ये देखें तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ रहा है। सो हम डिज़ाइन में जाएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से टूल बॉक्स के अंदर अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर वैलिडेशंस का ऑप्शन आ रहा होगा। जिस तरह लॉगिन है, ये मेरे पास एक वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को उठाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका कोड अगर आप देखेंगे तो ये बैकएंड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आपको इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद भी वैलिडेशन चाहिए तो इसके आगे क्लिक करके फिर आप एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लिखा देंगे। इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसका नाम एरर मैसेज का लिखेंगे एंटर नेम और बताएंगे कि
ये वैलिडेशन किसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि देखें दो वैलिडेशंस लगी हुई हैं। कौन सी वैलिडेशन कौन से टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल कर रही है, उसके लिए कंट्रोल टू वैलिडेट का ऑप्शन होगा। इसको ओपन करके txt नेम, इसी तरह इसके आगे F4 कंट्रोल टू वैलिडेट txt क्लास, और इसकी जगह हम एरर मैसेज लिखेंगे एंटर क्लास। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका जो फोरग्राउंड कलर है उसको हम रेड कर देते हैं, इसको भी हम कलर को चेंज कर देते हैं। सो अब ये हमारा एक्चुअली बड़ी आसानी से एक वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट लग गया है। अब इसको हम सबमिशन के ऊपर रन करते हैं दोबारा से, तो आप देखेंगे कि आपके पास ये ओके, यहाँ पर आपको एक एरर मिलेगा कि जी जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमें इसकी थोड़ी सी एक जगह सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर एक वेब डॉट कन्फिग की फाइल है जहाँ पर इस वेबसाइट की एक्चुअल कन्फिग्रेशन है। सो इस कन्फिग्रेशन के अंदर अगर आप देखेंगे, सो हमें यहाँ पर कन्फिग्रेशन से अंदर जाके ये लाइन को पेस्ट करना है, जिसका मतलब है कि हमने वैलिडेशन सेटिंग है उसके अंदर हम जे क्यूरी को फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे। सो वैलिडेशन मोड हम डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं, जो कि एक्चुअली पेज पूरा रिफ्रेश करेगा। तो ये वाली जो, अगर इसको थोड़ा सा दिखा सकूँ, ये वाली जो एक्चुअल लाइन है ये आपने कन्फिग्रेशन के अंदर पेस्ट करनी है। नाउ वी टेस्ट द वैलिडेशन अगेन। सो ओके जी, अब जो ही मैं इसके ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास वैलिडेशन आ रही है। अगर मैं नेम लिख देता हूँ तो ये वैलिडेशन मेरी क्लास के साथ आएगी, और जब तक मैं इसको क्लास नहीं दूंगा तो ये तक सबमिट नहीं होगा। सो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप की वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं। ओके जी, अब हमारे पास वैलिडेशन वाला जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक ग्रिड व्यू लगानी है। ग्रिड व्यू किस लिए लगानी है, ये डाटा पहले हमें शो करवाना है। सो ग्रिड व्यू हम लगाएंगे एक्चुअल के अंदर बिल्कुल इसके एंड में। सो यहाँ पर अगर डिव देखेंगे तो ये आपके पास एक रो है, ये डिव आ रही है, और ये वाली डिव आपके पास एक्चुअल कंटेनर की डिव बंद हो रही है। सो इस कंटेनर की डिव के अंदर ही हम एक ग्रिड व्यू को लगाना चाहेंगे, तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा BR दे देता हूँ ताकि आपके पास जो ग्रिड व्यू के लिए जगह है वो थोड़ी सी बन जाए। अब ग्रिड व्यू आपको पता है, ग्रिड ग्रिड व्यू आपको पता है एक्चुअल में एक टेबुलर फॉर्म में डाटा होता है जो कि एक्चुअल में आपको पास डेटाबेस में शो हो रहा होता है, वही हम वेब के ऊपर शो करवाना चाहते हैं। सो इसके अंदर हम ये ग्रिड व्यू को ड्रैग ड्रॉप करते हैं, और सिंपली यहाँ पर मैं एक ग्रिड व्यू जो कि हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी देखा था यहाँ पर पेस्ट कर देते, और इसका मैं नाम दे देता हूँ gv_data। ठीक है जी, अब हमारे पास ये जो ग्रिड व्यू आ गई है, इसके ऊपर मैं एक CSS क्लास भी लगा देता हूँ। CSS क्लास ये है कि ये एक्चुअल में जो प्रॉपर टेबल है बूटस्ट्रैप का उसकी तरह शो हो जाएगी। ठीक है जी, अब इस ग्रिड व्यू के अंदर अगर हम देखें, हमें एक एक्चुअल में ये डाटा फेच करवा के लाना है। तो डाटा फेच करवाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ कि पहले हमें ये डाटा अगर पड़ा होगा तो ये फेच होगा। तो ये हमने एक डाटा अभी एक एंट्री की है। अब ग्रिड व्यू के अंदर जब भी हमने इस डाटा को फेच करवाना है तो हमने इसके क्लिक इवेंट की बेस के ऊपर करवाना है। सो इस ग्रिड व्यू से पहले हमें इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, जिसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहा जाता है। सो कनेक्शन स्ट्रिंग कम्बिनेशन है, आपके डेटाबेस का नाम है, उसके अंदर उसके डेटाबेस का पाथ होता है, फिर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी होती है हमारे पास की जो कि ट्रू होती है कि यूज़र नेम पासवर्ड है कि नहीं है। सो वो अब हम अगर तो राइट क्लिक करके मैं इसके कोड में जाऊँ तो मैं अगर यहाँ पर 3-4 मेथड बनाता हूँ इंसर्ट का, डिलीट का, तो मुझे हर बार वो पाथ देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि ये पाथ हम एक कंबाइन लोकेशन में देते हैं जिसका नाम है वेब डॉट कन्फिग, जहाँ पर पूरे वेबसाइट की कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पर एक्चुअल के अंदर हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग का ब्लॉक चाहिए। तो कन्फिग्रेशन से नीचे हम यहाँ पर कन्फिग्रेशन के अंदर ही एक्चुअल के अंदर हम इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग डालते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा एंटर करूँ और थोड़ा सा इसको हम कैपिटल करें तो यहाँ पर एक्चुअल के अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का पार्ट नज़र आ जाएगा। सो यहाँ पर हम अगर कनेक्शन स्ट्रिंग, तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग के टैग के अंदर हमने एक स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर एक
एंट्री की है ऐड नेम इज इक्वल टू कनेक्शन str। इस वेरिएबल से हम इसको यूज करेंगे आगे कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगी? डेटाबेस के ऊपर अपने जो मेन डेटाबेस का कनेक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो जो प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा कनेक्शन स्ट्रिंग, तो ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी है, इसको कंट्रोल C से कॉपी करें और यहाँ पर ला के पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में आपके पास कंप्लीट कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी। तो अब ये एक्चुअल में जब भी मैंने डीबी का कनेक्शन के लिए इसका पाथ यूज करना होगा मैं इस वेरिएबल से कर सकता हूँ। किसी भी पेज के अंदर आगे मास्टर पेज है, वेब कॉन्फ़िग, आगे कंटेंट पेजेस हैं, या किसी में भी मैंने यूज करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो ही मेरा फॉर्म लोड हो तो मेरे पास एक्चुअल के अंदर डाटा ग्रिड व्यू शो हो जाए। मैं राइट क्लिक करके इसके व्यू कोड में जाऊंगा और व्यू कोड में जाने के बाद मैं ये तो लोड एक मेथड है, या आगे लाइफ साइकिल में हम देखेंगे लोड मेथड क्या करता है। जब भी पेज लोड होता है तो एक्चुअल में मेथड कॉल हो जाता है। तो हम इससे नीचे एक मेथड बना रहे हैं अपना सा, जिसका नाम है पब्लिक वाइड बाइंड ग्रिड। सो जो ही बाइंड ग्रिड करेंगे सो ये आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा। इसके अंदर हमें एक एक्चुअल के अंदर उस टेबल से रिकॉर्ड फेच करके लाके आना है। सो इस बाइंड ग्रिड के लिए सबसे पहले मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। सो कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए वही स्ट्रिंग कॉन str इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम कौन सा नाम देंगे? वही नाम जो कि वेब डॉट कॉन्फ़िग के अंदर हमने यूज किया हुआ है, कॉन str। कॉन str और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है जी। सो ये आपके पास एक सिंपली कनेक्शन स्ट्रिंग बन के आ गई। अब इस कॉन str से हम डायरेक्टली अपने पाथ को यूज कर सकते हैं। टाइम कम होने की वजह से मैं डायरेक्टली ADO.NET के किसी लेक्चर में इसका कोड मैं समझा दूंगा आपको। सो अभी हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कोड को, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। सो सिंपली हम यहाँ से कंट्रोल C करते हैं बाइंड का कोड और वी करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर नेम। हमारे पास क्या है? TBL STD, TBL अंडरस्कोर STD। टेबल का हमारे पास ये नाम आ गया और ग्रिड व्यू का नाम हमने रखा था GV अंडरस्कोर डाटा। सो ये कोड सिंपली हमने क्यूरी लिखी, कनेक्शन बिल्ड किया, अडॉप्टर बनाया, डाटा टेबल में फिल करवा के हमने इसको यूज कर लिया। अब इस मेथड को मैं लोड इवेंट में डाल दूंगा, तो जितनी दफा भी मेथड मेरा ये होगा तो ये मेरा लोड होके आ जाएगा। सो पेज को रिफ्रेश किया, सो देख रहे हैं हमारे पास वो रिकॉर्ड आता जा रहा है, यानी कि जो रिकॉर्ड एक्चुअल में हम डेटाबेस में एंटर करेंगे वो हमारे पास इधर आता जाएगा। एक और नया रिकॉर्ड हम सॉरी इसको यहाँ पर एक और एंट्री कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम एक और एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है असद और वो BSIT का है। ठीक है, सिंपली हम इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ देखिए आपके पास एक्चुअल में डाटा फेच होके आ रहा है डेटाबेस से। अब इसके आगे फटाफट हमें डाटा पहले इंसर्ट करना है, ताकि हमें बार बार बैकएंड से इंसर्ट ना करना पड़े, हम यहीं से इंसर्ट कर लें। उसके लिए हमें एक इंसर्ट का क्लिक इवेंट बनाना है। सो इस रूट के ऑप्शन पे जाते हैं, इसके डिज़ाइन पे जाते हैं और इस ऐड पे डबल क्लिक करते हैं। सो इसके लिए हमारे पास एक्चुअल के अंदर यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब इंसर्ट करने के लिए भी हम एक्चुअल के अंदर कोड उठा लेते हैं। सो इंसर्शन के लिए भी हम एक्चुअल के अंदर यहाँ से एक जो कोड का स्ट्रक्चर है इसको यूज़ करते हैं। सो अभी हमारे पास एक txt नेम है, txt क्लास है, इन दोनों को हमने
अगर तो पहले इसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो इसको पहले नल किया और इंसर्ट करना है डायरेक्टली हमने इसमें tbl_std। आगे नेम और क्लास का हमने पैरामीटर बनाया, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर यूज किया। सो नेम के अंदर जो भी नेम आएगा वो हम डालेंगे और क्लास के अंदर जो भी हमारे पास क्लास आएगी वो हम क्लास डालेंगे। इसके साथ हम std नेम और क्लास लिखते हैं क्योंकि प्री डिफाइन इसका वेरिएबल भी है std_class। सो यहाँ से स्टूडेंट नेम और यहाँ से स्टूडेंट क्लास। सो यहाँ पर हमने सिंपली बना के दोबारा ग्रिड व्यू को बाइंड कर दिया। यहाँ पर एक और काम करेंगे, जब भी पेज एक्चुअल में हमारे पास हो रहा है तो हम पेज पे पोस्ट बैक लगाएंगे कि एक्चुअल रिकॉर्ड की रिपीटिशन को रोकने के लिए। इफ नॉट इक्वल टू इज पोस्ट बैक। इस पोस्ट बैक का मतलब है ये सिर्फ ये चेक करेगा कि पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ है या किसी बटन के रिस्पॉन्स के अंदर लोड हुआ है। सो यहाँ से ये हमने इस पोस्ट बैक लगा दिया। सो अब ये एक्चुअल के अंदर आपके पास बिल्कुल डाटा इंसर्शन हालत में चला गया। सो ये हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का क्या मकसद है और यहाँ पर हम ये यूजिंग लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम करें क्योंकि ये हम एक्चुअल में ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। नाउ रन इट एंड चेक करेंगे। तो इसके बाद अगर हमारा ये सक्सेसफुल होता है तो हमें दो ऑपरेशन रह जाएंगे, डिलीट और अपडेट का। ओके जी, अब यहीं से हम डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अली MSCS, और जो ये ऐड करेंगे तो आपके पास एक एरर आ गया। @क्लास, यहाँ पर हमने कहीं गलती की है, इसको भी देख लेते हैं। @क्लास, ओके, हमने इसके अंदर क्यूरी के अंदर यहाँ पर @क्लास लिख दिया लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं किया। तो हम इसको सेम रख देते हैं ताकि एक्चुअल के अंदर कोई परेशानी ना हो। जितने ज़्यादा नाम होंगे तो उससे सो एरर कभी भी आए तो उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। एरर एक्चुअल में लर्निंग है हमारी। सो दोबारा भी एरर आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको दोबारा चेक करते हैं। नाउ यहाँ पर अब हम रखेंगे अली MSCS और इसको ऐड करेंगे तो देखें एक्चुअल में थर्ड रिकॉर्ड ऐड हुआ है और साथ ही शो क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद हमने ग्रिड व्यू को कॉल किया है। नाउ अब मैं ये रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहा हूँ, अपडेट करना चाह रहा हूँ। सो रो डिलीट और रो अपडेट के लिए मुझे किस तरह करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये करना है आईडी की बेस के ऊपर। सो ग्रिड व्यू के अंदर मेरे पास अगर मैं यहां पर डिलीट का बटन लगा भी दूं, मैं आपको बताता हूं। इसको हम लेके जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के अंदर। अब इसको समझे जरा, अगर मैं यहां पर एक यहां पर मैं एक डिलीट का बटन लगा भी दूं, प्रॉब्लम ये है कि डिलीट होगा आईडी की बेस पे। कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है? क्या आपने फर्स्ट रिकॉर्ड डिलीट करना है, क्या आपने सेकंड रिकॉर्ड डिलीट करना है, या आपने थर्ड रिकॉर्ड डिलीट करना है? तो ये जो डिलीट का बटन है, इसको कैसे पता चलेगा कि मैं 1 यूज कर रहा हूं, मैं 2 यूज कर रहा हूं या मैं 3 यूज कर रहा हूं? समझ रहे हैं? तो इसके लिए हमें एक तरीका जो नॉर्मली यूज होता है कि या तो मैं यहाँ पर डिलीट का बटन लगाऊं और यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स लगाऊं जो कि एक्चुअल के अंदर आईडी कैलकुलेट करे, आईडी लेके आए, जो कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीका आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, कोई फोटो डिलीट करते हैं, कभी उसने आपसे पूछा कि एंटर योर आईडी? सो ये तो होता ही नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर ना। काम हो जाएगा लेकिन एप्लीकेशन नहीं बनेगी। तो हमें करना ये है कि हम इस ग्रिड व्यू को कुछ ऐसा एडिटेबल बनाएं कि यहाँ पर बटन हो कोई एडिट का, जो ही मैं इस पे क्लिक करूं तो इससे एडजेसेंट रो एक्चुअल के अंदर पूरी यूज हो जाए। तो इस काम के लिए हमें ग्रिड व्यू के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो वो अभी हम फटाफट देखते हैं ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से हमारी एप्लीकेशन तैयार हो जाए। नाउ अब मैंने अगर ग्रिड व्यू के ऊपर काम करना है तो ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ पर देखा होगा ये ऑटोमेटिकली कॉलम लेके आ रहा है। सो इसको मैं यहाँ से जाके
एडिट कॉलम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ग्रिड व्यू के लिए मुझे कुछ चेंजेस चाहिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक्चुअल के अंदर डिफरेंट चीज़ें चाहिए जिनसे मैं इन चीज़ों को देख सकूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ कॉलम्स बनाऊंगा, देन उन कॉलम्स के बाद कुछ फील्ड्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं अगर कॉलम्स में आऊं तो मेरे पास टेम्पलेट फील्ड है। टेम्पलेट फील्ड का मतलब ये है कि आपकी ग्रिड व्यू, अभी यहाँ पर ग्रिड व्यू एज अ एक स्टैटिक चीज करी जो एडिटेबल नहीं है। तो टेम्पलेट फील्ड का मतलब है कि आपकी ग्रिड व्यू एज अ टेक्स्ट बॉक्स भी डील हो सकती है, जिस तरह आप उसको डील करवाना चाहते हैं आप डील हो सकती है। तो मेरे पास दो फील्ड्स हैं, तो मैं दो आइटम टेम्पलेट लेके आऊंगा। इन दोनों के बाद मुझे यहाँ पर कमांड फील्ड चाहिए। कमांड फील्ड के अंदर मुझे यहाँ से एडिट डिलीट का बटन चाहिए। सो मैं कमांड फील्ड में एक बटन लिंक लगाता हूँ, सो जो कि हमारे पास एडिट अपडेट और कैंसिल का बटन बना देगी। नहीं तो हम सिंपल एक कमांड फील्ड में बटन लिंक भी लगा सकते हैं। सो इसको हम देखेंगे कि हमें इसको चेंज करना है या इसी के ऊपर हमने काम करना है। अब अगर ओके करेंगे तो हमारे ग्रिड व्यू के अंदर देखेंगे एक यहाँ पर एडिट का बटन आ गया, और यहाँ पर जब इसको एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में दो बटन और आ जाएंगे। अब इस ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टीज में जाके कुछ चीज़ें हमने सेट करनी है। जैसा कि मैं ऑटो कॉलम को फॉल्स करना चाह रहा हूँ, सो ऑटो कॉलम्स, ऑटो जनरेट कॉलम, इसको मैं फॉल्स कर दूंगा क्योंकि अब कॉलम मैं खुद जनरेट करवा रहा हूँ। ठीक है जी। इसके बाद मैं ऑटो कॉलम फॉल्स के बाद कुछ इवेंट्स हैं यूज़ करूँगा। इसी तरह एम्प्टी डाटा टेक्स्ट भी आपको यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। अगर एम्प्टी डाटा टेक्स्ट की जब डाटा ना हो तो क्या डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नो रिकॉर्ड्स। तो ये सब कुछ आपको खुद मैनेज हो जाता है। अब एक्चुअल के अंदर हमारे पास अगर मैं इसकी सोर्स में जाऊँ, सो कमांड फील्ड आई है जिसके अंदर एक एडिट का बटन है, और इसी तरह हम यहाँ पर शो डिलीट बटन को भी ऑन कर लेते हैं। सो एडिट के ऊपर प्रॉपर्टीज में जाते हैं, सो शो हेडर शो फुटर, और केस की यहाँ से हम एडिट कॉलम्स में जाएंगे और डिलीट टेक्स्ट आ रहा है, ये शो हेडर शो डिलीट बटन, इसको भी ट्रू कर देंगे। इसमें अब आपके पास एडिट और डिलीट दो कमांड्स आ गई हैं। ठीक है। अब आपने दो आइटम टेम्पलेट लगाई हैं कि ये जो दो कॉलम है आपके डेटाबेस वाले, जो आपके दो डेटाबेस वाले कॉलम है, ये किस तरह करेंगे। देखिए इसमें नेम और क्लास एडिटेबल होंगे जब एडिट पे क्लिक होगा, और जब क्लिक नहीं होगा तो नॉन एडिटेबल होंगे जब फर्स्ट टाइम शो होंगे। तो इसके लिए हमें टेम्पलेट फील्ड की मदद से इसको सेट करना पड़ेगा। नाउ हम अब डिज़ाइन पे जाते हैं और यहाँ से हम एडिट कॉलम्स के अंदर टेम्पलेट फील्ड हमारे पास जो आ रही है, इसको यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। जो ही एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ रहा है आइटम टेम्पलेट। आइटम टेम्पलेट का मतलब है, आइटम टेम्पलेट का मतलब है कि जब ये एज अ नॉन एडिटेबल फॉर्म में आएगा तो कैसे शो होगा। तो जब नॉन एडिट फॉर्म में आएगा तो एज अ लेबल शो होगा। तो यहाँ पर हम एक लेबल लगा देते हैं। ये आपके पास लेबल आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से हम इस लेबल पर टेक्स्ट रख देंगे LBL नेम। ठीक है जी। और लेबल नेम की जगह, सॉरी इस टेक्स्ट की जगह नहीं, इसकी जगह लेबल नेम, और इस पे क्लिक करके एडिट डाटा बाइंडिंग पे जाएंगे और यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे eval, इनके एवेल्युएशन। एक्चुअल के अंदर ये डाटाबेस से क्या लेके आएगा, आपका एक्चुअल नेम। सो इसको हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब एज अ जब ये एक्चुअल के अंदर एडिट टेम्पलेट के अंदर जाएगा तो एज अ एडिट टेम्पलेट ये किस तरह यूज होगा। ठीक है। तो इसका हम एक एडिट टेम्पलेट भी बनाएंगे। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से जब आइटम टेम्पलेट की जगह आपने लिखना है एडिट आइटम टेम्पलेट के, जब ये एडिटेबल फॉर्म में होगा तो ये कैसा होगा। सो
अभी आप हमारे पास अगर यहाँ पर हम एडिट टेम्पलेट के अंदर दोबारा हमें जब ये एडिट फॉर्म में होगा तो ये एज अ टेक्स्ट बॉक्स होगा, ठीक है। अगेन इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम इसकी एक आईडी रख देते हैं, जो कि होगी txt नेम, और एडिट बाइंडिंग में आ जाके एक एक्सप्रेशन रख देनी है हमने eval नेम। क्लिक ओके, एडिट ओके, और यहाँ से हम एडिट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक नाम तैयार हो गया। तो सोर्स में जाएंगे आपके पास, तो इसने एक्चुअल में आपके लिए यहाँ पर कोड लिख दिया है। एक्चुअल में हमारे पास अब यहाँ पर एक कॉलम का भी नाम आ गया है, तो जो एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहा है। अब दोबारा से हम जाते हैं सेकंड के लिए भी यही काम रिपीट करना है, एडिट टेम्पलेट। यहाँ से अब हमें एक्चुअल में कॉलम नेम जो दूसरा है उसको उठाना है। ये देखें ये कॉलम दूसरा आ रहा है, दूसरे कॉलम की आइटम टेम्पलेट। आइटम टेम्पलेट के लिए हमारे पास अगेन लेबल आएगा, और लेबल के लिए हम यहाँ पर दोबारा एक आईडी दे रहे हैं lbl अंडरस्कोर क्लास, डेटा बाइंडिंग eval क्लास। अगेन एडिट आइटम टेम्पलेट, जब ये क्लास एडिटेबल फॉर्म में होगी तो क्या होगी, तो ये एज अ टेक्स्ट बॉक्स डील होगी। यहाँ पर हम सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर हम रख देंगे txt क्लास। लें जी, हमारे दो कॉलम्स तैयार हो गए। अभी सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा डाटा फेच वाली हालत में दोबारा आ चुका है या नहीं। नहीं तो फिर हम इसको पहले सही करेंगे, देन फिर हम आगे एडिट और डिलीट में जाएंगे। ओके, बाइंडिंग के अंदर प्रॉब्लम आया है, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। इसके अंदर एक गलती ये हुई थी हमसे, हमने नेम और क्लास रख दिया था। ये एक्चुअल में आपके डाटाबेस के कॉलम होने चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल में आपकी क्यूरी से फेच होके आ रहे हैं। तो हमने नेम की जगह std नेम और std क्लास रख दिया। नाउ अभी हम अगर डिज़ाइन साइड पे जाते हैं तो अभी हमने हेडिंग टेक्स्ट नहीं रखा, तो हेडर टेक्स्ट भी रखना है। तो इस टेम्पलेट का हेडर टेक्स्ट होगा नेम, और इसका हो जाएगा क्लास, और इसका हेडर टेक्स्ट होगा ऑपरेशन। ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा हमारे पास मर्जी के हेडर टेक्स्ट आ गए, लेकिन अगर आप मेरी रिवर्स करके वीडियो देखेंगे, इससे पहले वाला काम था उसमें हमारे पास कॉलम ऑटो जनरेट ट्रूथ है, तो जो भी डेटाबेस में कॉलम का नाम था वही हमें शो हो रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल आ जाता है। अब इसको एक दफा चेक करते हैं। अब देखें, अब हमारे पास थोड़ा सा ऑपरेशन आ रहा है। अब अगर हम इस एडिट को क्लिक करें तो, और इस डिलीट को क्लिक करें तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, जो कि अभी हमारे पास हैंडल नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए हमें रो हैंडलिंग के लिए एरर आएगा। अब हम अगला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रो हैंडलिंग के लिए। रो हैंडलिंग के लिए हमें जो क्लिक इवेंट चाहिए वो एक हमें चाहिए यहाँ पर ऑन रो डिलीटिंग के लिए। तो हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे इसके अंदर, और रो एक डिलीटेड है, हमें चाहिए डिलीटिंग ing वाला। रो डिलीटिंग का हमें जब एक्चुअल के अंदर मेथड क्रिएट हो गया, तो सिंपल जाके रो डिलीटिंग के अंदर हम अपना कोड को यूज करेंगे। अब हमने ये देखना है कि जो रो डिलीट पे क्लिक को उसकी आईडी गेट हो, देन उसके ऊपर हमारे पास रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो। अभी अगर देखेंगे तो रो डिलीटिंग हमारे पास मेथड आ गया। इसके अंदर हमने सिंपली एक्चुअल के अंदर अपना कोड रखा, और यहाँ पर जो चीज़ नोट करने वाली है हमने उसको, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा बंद कर दूं ताकि आपका व्यू अच्छा हो जाए। इसके अंदर हमने बताया कि एक्चुअल के अंदर स्टूडेंट आईडी गेट करो किसकी, जिस भी रो पे क्लिक हो रहा है, और जिस रो पे क्लिक हो रहा है उसकी स्टूडेंट आईडी गेट करने के बाद
एक्चुअल के अंदर tbl_std की डिलीट करो, जहां पर std id एक्चुअल में इधर देख लें, हाँ जी स्टूडेंट आईडी है, आईडी बराबर है हमारी इस स्टूडेंट आईडी के। सो जी हम ये क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट होगा और दोबारा हम एक्चुअल में ग्रिड व्यू को बाइंड करेंगे। नाउ अब रो डिलीटिंग को देखते हैं, देन हमारे पास लास्ट ऑपरेशन रो अपडेटिंग का रह जाएगा। सो अब अगर मैं इसके डिलीट पे क्लिक करूं, ओके अगेन एरर आ गया कि इंडेक्स नंबर आउट ऑफ रेंज आया है। ओके जी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हमने यहाँ पर आईडीज प्रिंट नहीं करवाई, क्योंकि जब एडिट क्लिक करनी है तो वो जीरो इंडेक्स पर देख रहा है। तो जीरो इंडेक्स अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो जीरो इंडेक्स के ऊपर अभी हमारे पास कोई आईडी नहीं पड़ी हुई। सो हमें एक डाटा कीज वैल्यू डालनी पड़ेंगी या आईडी प्रिंट करनी पड़ेगी। तो हम आसान काम करते हैं, हम ग्रिड व्यू के अंदर F4 क्लिक करके यहाँ से इसकी एक सेटिंग होती है जिसका नाम है डाटा कीज नेम। सो यहाँ पर हम डाटा की का नाम डाल देते हैं जो कि हमारे पास std_id है। अब इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं। सो अब हमने डाटा की मेंबर डाल दिया है। सो जो ही हमने डाटा की मेंबर अपना जीरो इंडेक्स वाले पे डाला है, तो यहाँ पर अब नाम भी प्रिंट करें तो डाटा की से एक्चुअल आईडी उठा लेगा। तो जो हम अब डिलीट पे क्लिक करें तो आपके पास रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। अगर आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो अब इंसर्ट भी हो रहा है, अगेन आप डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो रहा है। नाउ लास्ट वर्क इज ओवर, एडिट एंड अपडेट वाला काम रह गया। अब उसको देखने के लिए हमें दो क्लिक इवेंट और चाहिए। एक तो हमें चाहिए रो एडिटिंग वाला, ताकि रो एडिटिंग ऑन हो जाए। इसके बाद अब आप देखिए आपको इवेंट क्यों ज़्यादा चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा इवेंट क्यों चाहिए, कि एक से आपका काम क्यों नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर आप जब एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये आपकी टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। ये है आइटम टेम्पलेट का फ़ायदा है। नहीं तो आपको, अब अगर आपके पास ये ऊपर वाला फॉर्म ना भी हो तो डायरेक्ट भी आप एडिट कर सकते हैं। तो जो ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ग्रिड व्यू एज अ एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाती है। यानी कि अभी ये किस में चल रही है, अभी ये यहाँ पर चल रही है आइटम टेम्पलेट के अंदर। यहाँ पर आइटम टेम्पलेट आ रहा है, लेकिन जब एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाते हैं। समझिए बात आपसे, जब एडिट पे क्लिक नहीं करेंगे तो एज अ लेबल शो होगा, जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो एज अ टेम्पलेट शो होगा। नाउ अब अगर मैं यहाँ से सिंपली तौर के ऊपर इसको दोबारा रन करूँ आपको समझाने के लिए, तो जो ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये मैं एक मिनट ये रन हो जाए। ओके, जो ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ग्रिड व्यू पे आपने गौर करना है, ये एज अ एडिट फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, सो ये एक्चुअल के अंदर हमारे पास देखिए हम एडिट फॉर्म में आ गए। अब हम इसमें एडिट कर सकते हैं। अब एडिट करने के लिए आपको अपडेट और कैंसिल की दोनों चाहिए, कि अगर कैंसिल करना है तो वापस पुराने फॉर्म में आ जाए, अगर अपडेट करना है तो ये वाली चेंजेस एक्चुअल डेटाबेस में हो जाए। सो इसको अभी हम करने के लिए हमें जो क्लिक कीवर्ड्स चाहिए, एक तो हमें चाहिए ऑन रो एडिटिंग का, जो कि मैंने ये भी बना दिया कि जब रो एडिटिंग करनी है तो एक्चुअल में आपकी ग्रिड व्यू के साथ रो एडिटिंग के इंडेक्स कनेक्ट हो जाए। दूसरा हमें एक यहाँ पर चाहिए कैंसिल, अगर हम एडिट कर देते हैं तो यहाँ पर जब रो कैंसिल एडिट हो जाएगी, सो एक्चुअल में पुरानी फॉर्म में लेके आना है। तो उसके अंदर उसको सिर्फ हमने -1 रखना है कि एक्चुअल में वो दोबारा पुरानी फॉर्म में आ जाए। सो ग्रिड व्यू के अंदर हमने डाटा डॉट एडिट इंडेक्स -1 करके दोबारा ग्रिड व्यू को बाइंड कर दिया। अब रह गया अपडेटिंग वाला, जो एक्चुअल के अंदर आपने काम करना है ऑन रो अपडेटिंग। सो ऑन रो अपडेटिंग, ऑन रो अपडेटिंग, ये ING वाला, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम सिंपल जाके रो अपडेटिंग करेंगे, उसी तरह हम आईडी गेट करेंगे और रो अपडेशन परफॉर्म कर देंगे। ओके, नाउ ये देखें जी, सिंपल ग्रिड व्यू gv_डाटा डाटा, ओके जी। सो अभी हमने जहाँ ग्रिड व्यू को सिंपल था उसे एडिट कर, अब हम कंट्रोल फाइंड करेंगे एज अ टेक्स्ट बॉक्स के लिए। सो txt नेम और txt क्लास का कंट्रोल है जो कि एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहा है। इस टेक्स्ट बॉक्स को फाइंड करना है तो std नेम, सॉरी txt नेम id से गेट करना है।
और txt हमारे पास इसी तरह यहां से क्लास है। ओके जी, txt क्लास अपडेट pbl_std set। ये तो आपको डेटाबेस की क्वेरी पता होगी, लेकिन अपडेट std_name इज इक्वल टू इसी की इक्वल कर देते हैं और std_class कंट्रोल सी, जहां पर std_id इज इक्वल टू है जो id ग्रिड व्यू से हम उसको दे रहे हैं। std name std class और std id, यहां से हम इसका नाम भी सेम रख देते हैं std name std class। सो std name नेम में आ जाएगा और std class क्लास के अंदर आ जाएगा, और करना किसके ऊपर है, स्टूडेंट आईडी बेस के ऊपर। सो ये एक्चुअल में std_id है, और यहाँ पर हम आईडी की बेस के ऊपर नहीं जी, सिंपल तौर के ऊपर हमारे पास ये हो जाएगा और हम इसको यूज करेंगे। नाउ रन इट एंड चेक इट। कोई अगर एरर आया तो उसको हम अभी रिजॉल्व भी कर लेंगे। अब अगर हम देखें, मैं अगर एडिट पे क्लिक करता हूं तो इस फॉर्म में आता है, और कैंसिल पे क्लिक करता हूं तो मैं वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ रहा हूं। यानी कि अगर एडिट पे कुछ लिख के मैंने यहाँ पर अहमद लिखा, BSIT पे क्लिक किया मैंने, अगर मैंने अब ये हमारे पास अहमद और BSIT, इसको मैं अगर कैंसिल भी कर दूंगा तो ये देखिए मैं एक्चुअल पुरानी फॉर्म में वापस आ गया। और अगर मैंने इसको अपडेट करना है तो मैं इसको अहमद और BSIT करके मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आया है कि दो सबमिशन के बटन है, ये भी अपडेट का है और ये भी अपडेट का है। वो ये वाला जो सबमिशन है वो एक्चुअली इसके साथ कनेक्ट हो गया है, तो इसको भी पहले हम साथ ही डील कर लेते हैं। किस तरह डील करेंगे, ग्रुप कंट्रोल्स बना लेते हैं। इसको हम एक ग्रुप में डालते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं वैलिडेशन का ग्रुप बनाने लगा हूँ। एक वैलिडेशन ग्रुप हो जाएगा इसका वैलिडेट, इसका नाम पूरा रख देते हैं वैलिडेट ग्रुप। इसी तरह इसका भी एक वैलिडेट ग्रुप बना लेते हैं और इस बटन के साथ इस ग्रुप को कनेक्ट कर देंगे। अब ये वैलिडेशन ग्रुप खाली इसके साथ जुड़ेगा। चलें जी, हम दोबारा इसको देखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये साथ साथ आती रहती है, हम इनको देखते रहते हैं। नाउ एडिट AHMED BSIT और अपडेट, देखें जी। नाउ आवर एप्लीकेशन इज कंप्लीट। इसको दोबारा से एक दफा देखते हैं। एक नई एंट्री करते हैं, ज़ुहैर BSCS ऐड हो रहा है। एडिट करके MSCS अपडेट किया, अगेन किया, कुछ चेंजेस की, PhD लेकिन याद आया नहीं करनी थी, कैंसिल किया, अगेन डिलीट पे क्लिक किया। सो दिस इज अ कंप्लीट क्रूड एप्लीकेशन विद ASP.NET एंड ADO.NET। सो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की आपको चीज़ें समझें और करके दिखाया है, ताकि आपको एरर्स का भी पता चले और इन डिफरेंट चीज़ों का भी आपको आइडिया हो जाए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो काइंडली इसको कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से कह के सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट जो भी BSCS के ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, BSCS BSIT साइबर सिक्योरिटी डाटा साइंस, इनके लिए ट्यूटोरियल्स बनाते हैं। सो आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे कुछ हमारा भी फ़ायदा होगा और उम्मीद है आपका फ़ायदा होगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी बात हो, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और आपकी जो भी राय है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका कमेंट के ऊपर भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।